कमी नहीं। तो गद्दार गद्दारी करते रहेंगे, इसी तरीके से देश को लूटते रहेंगे, दूसरे देशों को देते रहेंगे। मुस्तफिजुर रहमान 2 करोड़ का भाड़ा आईपीएल में खेलेगा, जिस मैदान में खेलेगा उसी मैदान मारेंगे और शाहरुख खान को भी देंगे। एक तरफ शाहरुख खान बांग्लादेश के एक प्लेयर को आईपीएल के लिए खरीदते हैं और दूसरी तरफ उनको जान से मारने की धमकी मिल जाती है, और साथ में यह भी बता दिया जाता है कि अगर औकात देखनी हो तो अमित शाह से पूछ लेना। वीडियो में कहा जाता है कि संजय लीला भंसाली को हमने पीटा, अमित शाह का फोन आया, उसके बाद हमने 1 घंटे और पीटा। 8 घंटे, कितने घंटे? 8 घंटे तक संजय लीला भंसाली को मारा था। कितने घंटे मारा था? अमित शाह जी का फोन आया कि भंसाली को छोड़ दो, 1 घंटे और मारा। सोचो शाहरुख खान तुम्हारा क्या हाल होगा। मान लीजिए आप किसी प्राइवेट कंपनी के मालिक हैं, आपको एक टैलेंटेड एम्प्लॉय चाहिए, चाहे वो मुंबई से बिलोंग करता हो, चाहे वो राजस्थान से बिलोंग करता हो, या फिर वो दुबई से बिलोंग करता हो। आप ये फैसला उसके टैलेंट के आधार पे करेंगे या फिर उसका पासपोर्ट देखकर करेंगे? अब ये सेम चीज क्रिकेट पे लागू करके देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग कोई देश बनाम देश सीरीज नहीं है, ये एक फ्रेंचाइजी लीग है जहां पे काफी सारी टीमें पैसा लगाती हैं और बेहतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को खरीदती हैं। इस मामले के अंदर प्लेयर का नाम है मुस्तफिजुर रहमान। एक अनुभवी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, कई बार आईपीएल मैच के अंदर पहले भी खेल चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान की केकेआर ने उनको खरीद लिया। देखा जाए तो सीधे शाहरुख खान केकेआर के ओनर नहीं है, ये को ओनर हैं, और यहीं से सारा फसाद शुरू हो जाता है। काफी सारे लोगों ने इसको राजनीतिक तरीके से देखना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर शाहरुख खान देशद्रोही है तो शेख हसीना को भारत में रखने वाले नरेंद्र मोदी क्या है? भारत की इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश तक पहुंचाने वाले गौतम अडानी क्या है? इस बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भारत में एंट्री दी, उनको क्या कहेंगे? आज जो प्रधानमंत्री का सबसे करीबी दोस्त है अडानी, वो तो आज भी बिजली सप्लाई कर रहा है। हिंदुस्तान की बिजली चुरा कर तुम अब बांग्लादेशियों को दे रहे हो, उस पर क्यों नहीं रोक लग रही? क्यों नहीं रोक लग रही? एक खिलाड़ी को शाहरुख खान ने रख लिया, वो देशद्रोही है, और शेख हसीना को प्रधानमंत्री ने रख लिया, वो क्या है? उनके लिए किस संज्ञा का इस्तेमाल करेंगे आप? काफी सारे लोगों ने इसको धर्म से जोड़ दिया और कई सारे लोग शाहरुख खान के पक्ष में उतर आए। 24 घंटे मैंने देखा बेचारा गुफा से नशा चढ़ा कर, उसे पता नहीं, आपने उसको देखा कि उसकी शक्ल ऐसी जैसे आइसक्रीम चूस के फेंक नहीं देते, झाड़ू से बिछड़ा हुआ तिनका ऐसे करके हमने ना संगीता बसलाने को मारा। इसका जान है, शान है, आन है, मोहब्बत है, शाहरुख खान जिंदाबाद। लेकिन सवाल यह है कि जब पहले ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान जैसे देशों के खिलाड़ी आईपीएल खेल सकते हैं, यहाँ अचानक नेशनलिटी मुद्दा क्यों बन गई? एक्चुअली इस बार बात क्रिकेट की नहीं है, लोगों की फीलिंग्स की है। इन दिनों बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हालांकि सवाल उठाने की जिम्मेदारी तो भारत सरकार की भी है, लेकिन मजाल नरेंद्र मोदी जी एक शब्द इसके ऊपर बोल दें। एक ऐसी पार्टी जो धर्म के मुद्दे पर चुनकर के सत्ता में आती है, जिसके मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा वादा हिंदुओं की रक्षा करना होता है, जिस पार्टी को लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देखते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है। उसी पार्टी का प्रधानमंत्री या कोई बड़ा मंत्री बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। हम भी कल्पना करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या होता अगर भारत सरकार इस मुद्दे को खुल करके उठाती, वहां बांग्लादेशियों को सुरक्षित करती। लेकिन शायद जनता भूल चुकी है कि ये सवाल नरेंद्र मोदी जी से पूछे जाएं या शाहरुख खान से पूछे जाएं। सवाल ये भी है कि बार बार लोग शाहरुख खान को ही कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं, लेकिन शाहरुख खान किन्हीं भी मुद्दों पर खुलकर बात नहीं करते। दूसरा बड़ा कारण है कि शाहरुख खान की लोकप्रियता केवल पैन इंडिया के अंदर नहीं है, जबकि पूरे विश्व के अंदर शाहरुख खान को जाना जाता है। शाहरुख खान है। शाहरुख खान क्या बोला था? शाहरुख खान बॉलीवुड का लास्ट स्टार है, अब इसके बाद स्टार नहीं होने वाले हैं। यहाँ तक कि दुबई जैसे देशों के तो शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर तक रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या शाहरुख खान को पहली बार धमकी दी जा रही है? 5 नवंबर 2024 को फैजान खान की तरफ से शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। ये धमकी फोन कॉल के जरिए दी गई थी, जिसमें पैसों की बात भी करी थी। बाद में जब पुलिस ने फैजान खान को अरेस्ट किया तो फैजान खान ने यह कहा कि मेरे फोन का दुरुपयोग किया गया, मुझे पता तक नहीं था ये सब बातें किसने कही हैं। आज तक उस मामले के अंदर कोर्ट का कोई भी अंतिम डिसीजन देखने को नहीं मिला या फिर कोई ऐसी बड़ी कार्यवाही किसी भी ओर से देखने को नहीं मिली। हाँ, ये सब होने के बाद शाहरुख खान की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया था। जो Y+ सिक्योरिटी शाहरुख खान के पास है वो कंटिन्यू रही। ना ही उनकी फिल्मों पे, ना आईपीएल पे, ना पॉपुलैरिटी पे कोई असर नहीं पड़ा। और जब शाहरुख खान से पूछा गया कि क्या इन सब का उनको कोई नुकसान हुआ है, तो उन्होंने देखिए वीडियो में क्या कहा। आपको लगता है उस सोशल बॉयकॉट से आप लोगों का नुकसान हुआ? मतलब ऐसा बड़ बोल नहीं बोल रहा यार, हवा से थोड़ा हिलने वाला हूँ मैं, हवा से झाड़ियाँ हिलती है। 2025 के अंत में एक और नाम सामने आया, अभिषेक ठाकुर।
सवाल है क्या यह धमकी इतनी गंभीर है जितनी कि सोशल मीडिया पर इसकी चर्चाएं हो रही हैं? इस मामले की कोई निश्चित डेट नहीं है, आधिकारिक पुलिस सूचना भी सार्वजनिक नहीं है। ये बयान अभिषेक ठाकुर की तरफ से तब दिया गया जब ये मुद्दा सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रखा था कि शाहरुख खान ने बांग्लादेश के किसी प्लेयर को खरीद लिया है आईपीएल के अंदर खिलाने के लिए। आईपीएल में लेने पर विरोध हो रहा है। अब एक ही खिलाड़ी हालांकि मुस्ताफिजुर रहमान शाहरुख खान पे भी लगा रहे हैं कि देश की भावनाओं का ध्यान इन्हें नहीं लेना चाहिए, बांग्लादेशी खिलाड़ी को तो लगता नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर विरोध ही करना है तो सबसे पहले विरोध बीसीसीआई का होना चाहिए, क्योंकि कौन प्लेयर ऑक्शन में शामिल होगा, कौन ऑक्शन में शामिल नहीं होगा, ये सारी चीजें तो बीसीसीआई तय करती है। शाहरुख खान जैसे खरीदने वाले लोग तो बाद में आते हैं। एक मीडिया हाउस ने इस मुद्दे पर कई सारे लोगों को बहस के लिए इनवाइट किया था, जिसमें उन्होंने सवाल पूछ लिया कि बताइए बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है, बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है। नाजिया, आपको पता है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है? जयशाद नहीं है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, आप बताएंगे? सुबुही, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है? देखिए, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट का नाम बता दीजिए मुझे। नहीं, मैं नहीं जानती। आप नहीं जानती है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है? शिवम को आई एम श्योर पता होगा या गूगल करना पड़ रहा है। अतुल वासन भी नहीं। मतलब मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ पर 3 मेहमान हैं और तीनों मेहमानों को जो इस तरफ आए हैं उन्हें ये नहीं पता कि बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है। सबको अपने अपने लेवल की देशभक्ति दिखानी है सोशल मीडिया पर आकर के, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है और इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है। हालांकि इनमें से एक ने तो जय शाह का नाम भी लिया, तो बिल्कुल शाहरुख खान से पहले तो उनको भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अभिषेक ठाकुर कौन है। तो अभिषेक ठाकुर ना ही कोई सरकारी पद पे है या फिर ना ही कोई पॉलिटिशियन है। हालांकि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लोगों का मानना है कि एक फ्रिंज सोशल मीडिया की आवाज है, जिनके ज्यादातर बयान लोगों को उकसाने वाले होते हैं। भले ही अभिषेक ठाकुर कितना भी जोर से बोल लें, आवाज ऊंची हो सकती है लेकिन ताकत सीमित है। अगर आग उठाएंगे, कसम मां भवानी की, घर में घुस के जुबान बाहर निकाल लेंगे, जिस जुबान से सर तन से जुदा का नारा लगाएंगे। इनकी कि आप सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं, तो उन्हें जानता नहीं तो मैं सवाल है कि क्या इस तरह की धमकियों को शाहरुख खान सीरियसली लेते हैं? तो अभी तक इस धमकी को लेकर के उनकी तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। हालांकि काफी सारे लोग ये शांत रहने वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर शाहरुख खान इसके ऊपर थोड़ा भी रिएक्ट करते हैं तो इसमें फायदा अभिषेक ठाकुर का ज्यादा होगा और नुकसान शाहरुख खान का ज्यादा, क्योंकि एक रिएक्शन अभिषेक ठाकुर जैसे लोगों के लिए एक मंच का काम करेगा और वो अपनी आवाज दूर तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन अगर कहानी का दूसरा पक्ष देखा जाए तो अभिषेक ठाकुर अपनी जगह ठीक भी हैं। भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानता है कि हमें ऐसे देशों के साथ में जो कि हमारे हिंदुओं पे अत्याचार करें, किसी भी तरह के कोई रिलेशन नहीं रखने चाहिए, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत भी हूँ। सरकारों को इस मामले पर कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, इस मुद्दे को इंटरनेशनल बनाना पड़ेगा, अगर सच में हम लोग चाहते हैं कि वहां के हिंदुओं पर होने वाली हिंसा रुके। क्या स्थिति है हिंदुओं की बांग्लादेश के अंदर? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, सुनिए। 1 जुलाई 2025 को रंगपुर जिले के गंगसड़ा इलाके से रिपोर्ट आई। यहाँ एक हिंदू बस्ती पर भीड़ द्वारा हमला किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक घरों में तोड़फोड़ करी गई, दुकानों को लूटा गया और कई परिवारों को अपने घर छोड़ करके भागना पड़ा। और इस सब की शुरुआत सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की वजह से हुई, जहां एक हिंदू गारमेंट वर्कर दीपू चंद्र दास को भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार दिया गया। इस घटना पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और कई देशों ने भी चिंता जताई। 2026 की शुरुआत में ही एक और मामला सामने आया, जिसमें एक हिंदू व्यापारी खोकन चंद्र दास पर बर्बर हमला किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले उन्हें पीटा गया, फिर उनके शरीर पर आग लगा दी गई, गंभीर रूप से घायल हुए और उनका इलाज ढाका के अंदर चला। अगर इन घटनाओं के पैटर्न को देखें तो ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वहां पर माइनॉरिटीज सेफ नहीं है। यस, निश्चित रूप से वहां रहने वाले हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं और हमें इसके ऊपर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज अगर हो सकती है तो बांग्लादेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से मेंटेन किया जाना, जो कि बांग्लादेश सरकार कतई भी नहीं चाहती है। दूसरा, सोशल मीडिया के ऊपर गलत रिपोर्ट्स और भड़काऊ भाषणों के ऊपर नियंत्रण किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं समाज में ट्रिगर ना हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो कि गवर्नमेंट कर सकती है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना बांग्लादेश के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, भारत देश के अंदर खुद यहाँ माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार की बात हम लोग करते हैं, तो फिर हम किस तरह से दूसरे देश पे दबाव बनाएंगे? सब में मेरा मानना है कि हिंसा का जवाब नफरत नहीं, बल्कि बातचीत और सहभागिता होनी चाहिए। बाकी आप लोग इस मुद्दे पर अपनी राय लिख करके जरूर बताएं कि क्या अभिषेक ठाकुर ठीक है या शाहरुख खान ठीक है, या ये सारी जिम्मेदारी शाहरुख खान की होनी चाहिए या बीसीसीआई की होनी चाहिए, या फिर ये पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की होनी चाहिए, जो इस मुद्दे पर चुन करके आए थे कि वो हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वो भी जरूर दबाइए। मिलेंगे किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।